हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। डोरबेल बजी तो विभा हाथ पोंछती हुई दरवाजे की ओर भागी। कहीं आगंतुक फिर से घंटी ना बजा दे। अभी अभी तो विशु को सुलाया है। दरवाजे पर एक अपरिचित वृद्ध सज्जन को देखकर वह चौंकी। सुबह सुबह ये कौन महाशय आ गए? आगंतुक ने फाटक पर टंगी टूलेट की तख्ती की ओर इशारा किया तो विभा को बात समझ आई। वह वृद्ध के आगे पीछे संभावित किराएदार को तलाशने लगी। कॉलेज समीप होने से उनके यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही किराए पर आते थे। विभा और नमन भी उन्हें ही किराएदार रखना पसंद करते थे। एक तो साल 2 साल में अपने आप खाली करके चले जाते थे। नए लड़के भी भेज देते थे। बाजार आदि का कोई ज़रूरी काम होता तो वह भी खुशी खुशी निपटा देते थे। मैं और मेरी पत्नी रहेंगे, वृद्ध ने स्पष्ट किया तो विभा मानो आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। इनको तो उल्टे हमें संभालना होगा। नमन अलग नाराज़ होंगे कि बैठे बिठाए क्यों मुसीबत मोल ली। कमरा ऊपर है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी होंगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे। विभा ने टालने का प्रयास किया। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी उमा शारीरिक रूप से एकदम फिट हैं। अच्छा? विभा का मुंह उतर गया था। उसने बुझे मन से चाबी पकड़ा दी थी। बेटा छोटा है, सो रहा है, आपको अकेले ही देखना होगा। बुजुर्ग ऊपर कमरा देखने चले गए तो विभा उन्हें टरकाने का दूसरा उपाय सोचने लगी। तब तक वे बुजुर्ग लौट आए थे। मकान अच्छा है, खुला हवादार, उमा को पसंद आएगा, शाम को ही आ जाते हैं। अंकल आप बैठिए, पानी पीजिए, बाकी बातें भी तय कर लेते हैं। विभा ने जानबूझकर डिपॉजिट और किराए की रकम बढ़ा चढ़ाकर बताई। अब देखती हूँ कैसे हाँ करते हैं। पर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब बुजुर्ग सज्जन ने एक ही बार में हामी भर ली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बेटी, शाम को मैं और उमा सामान लेकर ही आएंगे। उमा से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा, वह बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती है। विभा को और कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर उन्होंने उसके हाथ पर एडवांस रकम रखी और निकल गए। विशु के रोने की आवाज़ आई तो विभा अंदर भागी। उसके बाद तो वह काम में ऐसी उलझी कि सब कुछ दिमाग से निकल गया। दोपहर बाद विशु को लेकर लेटी तो गहरी नींद ने आ घेरा। डोरबेल की आवाज़ से ही आँख खुली। बाहर की हलचल और आवाज़ों से विशु भी उठ बैठा और रोने लगा। बाहर सुबह वाले अंकल चाबी मांग रहे थे। उन्हें चाबी पकड़ाकर विभा विशु के लिए दूध लेने रसोई में घुस गई। उसे दूध पिलाकर थपथपाकर फिर से सुलाया। तब तक बाहर का कोलाहल और हलचल काफ़ी कुछ शांत हो चुका था। बाहर अंधेरा घिराया था। ऊपर कमरे की बत्ती जल रही थी और खटपट की आवाज़ें भी आ रही थीं। नमन अभी तक फैक्ट्री से नहीं लौटे थे। विभा चुपचाप रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। विचार आ जा रहे थे, अब जब आ ही गए हैं तो ऊपर वालों को चाय खाने के लिए कह देना चाहिए। बेचारे अभी अभी तो आए हैं, व्यवस्थित होते वक्त तो लगेगा ही। फिर इंसान कितनी भी हिम्मत रख ले, बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी है। ऊपर जाने का मन बनाया ही था कि नमन का ख्याल आते ही मन फिर बदल गया। एक तो बुजुर्ग दंपति को मकान देने से नमन वैसे ही नाराज़ होंगे, फिर ऊपर से चाय खाने के लिए आमंत्रित देख पारा और न चढ़ जाए। विभा के बढ़ते कदम रुक गए थे। खाना तैयार होते होते नमन आ गए थे। ऊपर नए लड़के आ गए लगते हैं, लाइट जल रही है। लड़के नहीं, कोई दंपत्ति हैं। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, खाना तैयार है। खाना खाते हुए विभा ने धीरे धीरे सारा किस्सा सुना डाला। अपनी ओर से उसने बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति दर्शा दी ताकि नमन का पारा न चढ़े। ठीक है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भला क्या हो सकती है। हो सकता है हम बेकार ही डर रहे हों, उल्टे वे हमारे ज़्यादा काम आए, या फिर हम ही उनके काम आ जाएं। चलो, एक नया अनुभव सही। विभा की समस्त आशंकाओं को तिरोहित कर नमन सोने चले गए तो विभा भी खुशी खुशी रसोई समेटने लगी। मन में उम्मीदें पर फैलाने लगी तो जीने के अरमान जाग उठे। नया सूरज, नया सवेरा आया। विभा दूध लेने बाहर आई तो देखा बुजुर्ग दंपति सैर से लौट रहे थे। अभिवादन हुआ। अंकल दूध वाले को रुकने का इशारा कर पतीली लेने गए तो आंटी विभा से बतियाने लगी। तुम्हारे अंकल बता रहे थे घर में छोटा बच्चा है। हम दोनों को ही छोटे बच्चे बेहद पसंद हैं। तुम्हें उसके साथ काम करने में परेशानी आए तो निसंकोच हमें बुला लेना या उसे दे देना। यह लो, नए घर में शिफ्ट होने का प्रसाद चढ़ाया था। रात देर हो गई इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अंकल ने प्रसाद पकड़ाया तो विभा संकोच से भर उठी। वैसे भी छोटे बच्चे वाले घर बेवक्त घंटी बजाना ठीक नहीं, हम आवाज़ लगा लेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विभा। वैसे आंटी, मदद तो मुझे आपकी करनी चाहिए थी। अरे नहीं, छोटे बच्चे के साथ घर संभालना कितना मुश्किल होता है मैं समझती हूँ। फिर हमारे पास कोई खास सामान भी नहीं है। रात को ही सब सेट हो गया था। तुम्हारे अंकल को यायावर जीवन पसंद है, 2-3 साल से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं। नमन ने चाय के लिए पुकारा तो विभा विदा लेकर अंदर आ गई।
फिर तो नमन के फैक्ट्री चले जाने तक वह काम में ही उलझी रही। विशु को संभाला तो उसका शरीर गर्म देख वह सिहर उठी। एक दिन पहले ही वैक्सीन लगवाया था, शायद उसी के असर से तेज़ बुखार चढ़ आया था। विभा कुछ करे इससे पहले वह उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विभा से वह किसी हाल में नहीं संभल रहा था। उसका रोना सुनकर उमा आंटी तुरंत आईं। बुखार की दवा पिलाने के बाद वे उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगीं। रुदन कुनमुनाहट में तब्दील होने लगी और फिर थोड़ी ही देर में विशु सो गया। विभा ने राहत की सांस ली। शाम को अंकल आंटी नीचे आ गए और विशु को लॉन में घुमाने लगे। विभा सबके लिए चाय बना लाई। आंटी ने बातों ही बातों में कब विशु की देखभाल संबंधी कई टिप्स दिए, विभा को पता ही नहीं लगा। साथ ही विशु का खाना हो गया और रात के खाने की तैयारी भी हो गई। और इन सब के बावजूद वह नमन के स्वागत के लिए एकदम फ्रेश महसूस कर रही थी। शाम की सैर से लौटने के बाद 2 घंटे विभा और विशु के साथ बिताना अंकल आंटी का नियम सा हो गया था। विभा भी इन पलों का बेचैनी से इंतज़ार करती थी। इन 2 घंटों में उसकी दिन भर की थकान, खींच सब छूमंतर हो जाते थे। वह एकदम उत्साहित व तरोताज़ा हो जाती थी। आंटी की मदद से न केवल घर व्यवस्थित रहने लगा था, बल्कि नमन को स्वादिष्ट खाने के साथ साथ घरेलू नाश्ता, लड्डू, मटरी आदि भी नसीब होने लगे थे। दोनों जिंदगी में आए सुखद परिवर्तन के लिए उस पल को धन्यवाद दे रहे थे जब ये दंपत्ति उनके यहाँ किराए पर रहने आए। 2 वर्ष का समय 2 पल की भांति गुजर गया था। विभा आज शाम से देख रही थी कि फैक्ट्री से लौटने के बाद से ही नमन बहुत व्याकुल हैं। लॉन में विशु अंकल आंटी के साथ हंस खेल रहा था। नमन वहीं बैठे चाय पी रहे थे, पर वे मानो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थे। अचानक चाय खत्म कर नमन उठ खड़े हुए। विशु आओ अंदर चलते हैं, कहते हुए नमन ने विशु को जबरदस्ती गोद में उठा लिया। वह रोने लगा तो विभा ने उसे थोड़ी देर और खेलने देने का इसरार किया, पर नमन नहीं रुके। विभा खिसियाई सी पीछे हो ली। नमन की गंभीरता उसे परेशान कर रही थी, पर नाराज़गी में वह मुंह फुलाए रही। रात को विशु के सो जाने के बाद नमन उसके पास आए। मैं तुम्हें बताकर परेशान तो नहीं करना चाहता, पर बताना ज़रूरी है क्योंकि दिन भर घर पर तुम विशु के साथ अकेली रहती हो। आज फैक्ट्री में एक विशेष चर्चा थी। कुछ समय पहले एक वृद्ध दंपत्ति ने किराएदार बनकर अपने मकान मालिक को छला। पहले तो उन्होंने उस परिवार से मेलजोल बढ़ाया, वक्त बेवक्त मदद करके उनका विश्वास जीता, और फिर जब एक दिन मकान मालिक शहर से बाहर था तो वो बूढ़ा बूढ़ी घर का सब कीमती सामान लेकर भाग गए। भागकर कहाँ गए? वे तो वहीं रहते थे ना। उनका वाला हिस्सा एकदम खाली मिला, जाने कब से प्लानिंग चल रही थी। है तो काफ़ी पुरानी बात, लेकिन किराएदारों की बात चल रही थी तो यह बात निकल आई। विभा, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि पैसे सामान का नुकसान तो फिर भी सहा जा सकता है, पर यदि बच्चे को अगवा कर ले गए तो? क्या? विभा की चीख निकल गई थी। अंकल आंटी ऐसे नहीं हैं, लेकिन संभल कर रहने में बुराई भी तो नहीं है। विभा की नींद उड़ गई थी। कभी नमन का शक गलत लगता तो कभी सही। उसे आंटी की बात याद आई। तुम्हारे अंकल को यायावर जीवन पसंद है। हम 2-3 साल से ज़्यादा कहीं नहीं टिकते, इसीलिए ज़्यादा सामान भी नहीं रखते। विभा अपने संशय का निवारण कर पाती, इससे पहले एक और हादसा हो गया। विभा के पापा के एक्सीडेंट की खबर आ गई। दोनों आनन फानन में सूटकेस पैक कर निकल लिए। अंकल को भी रास्ते से फ़ोन से सूचित किया। विभा के पापा के पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। उन्हें सकुशल पाकर दोनों की सांस में सांस आई। 2 दिन रहकर नमन लौट आए थे। पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाने पर वह विभा और विशु को भी वापस ले आए। रास्ते में विभा ने घर का हालचाल जानना चाहा। अंकल आंटी का व्यवहार अजीब सा हो गया है। मैं उनसे क्या दूरी बरतूं? उन्होंने तो खुद ही अपने को काट सा लिया है। एक दिन खाना बना रहा था, सब्जी जल गई, पूरे घर में धुआं धुआं हो रहा था। तभी आंटी डाक देने आ गई। घर की हालत देखकर भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। उन्हें कुछ शक तो नहीं हो गया? हमारी बातें तो नहीं सुन ली? पिछली बार मैं मायके गई थी तो आंटी ने खाना तो दूर चाय तक नहीं बनाने दी थी, कपड़े तक धोकर इस्त्री कर दिए थे। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वे अगले महीने घर खाली कर रहे हैं। विदेश से उनके बेटा बहू आ रहे हैं। उनके आने से पहले वे कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। पर क्यों? उससे कुछ कहा था क्या? नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। अंकल आंटी का बदला हुआ व्यवहार देखकर तो विभा भी हैरान रह गई थी। मकान खाली करके जाने से पहले उन्होंने खुद को विभा, नमन, यहाँ तक कि नन्हे विशु से भी पूरी तरह काट लिया था। घर के बाहर एक बार फिर टूलेट की तख्ती टंग गई थी। ऊपर के खाली हिस्से की तरह विभा के दिल का भी एक हिस्सा रीत सा गया था, जहाँ गाहे बगाहे विगत यादों से टीस सी उठती रहती थी। नमन उसकी पीड़ा समझता था, पर मजबूर था। नमन के आग्रह पर आज उसकी फैक्ट्री के ही एक साथी सपत्नी घर मिलने आए थे। चलो विभा का कुछ तो दिल बहलेगा। पर टूलेट की तख्ती देखकर किराएदारों की बात चल निकली तो नमन का दिल डूबने लगा।
आपको याद है मैंने आपको एक बुजुर्ग किराएदार दंपत्ति के बारे में बताया था? हमारे पड़ोस में ही रहते थे वे। नैना तो उनसे मिल भी चुकी है। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। किसे पता था जिन्हें माता पिता की तरह सम्मान दे रहे हैं एक दिन वे ही लूट लेंगे। अरे नहीं, मित्र की पत्नी ने टोका, मैंने आपको पूरी बात तो बताई नहीं। लूट का माल वहीं बत्रा जी के घर में ही मिल गया था। एक बार की तो लगा किसी के जाग जाने से वे ले जा नहीं पाए, पर खोजबीन करते हुए वे बुजुर्ग दंपत्ति भी मिल गए तो एक नई ही कहानी सामने आई। भाई बड़ी करुण और अनोखी गाथा थी उनकी। जैसे मकान मालिक को भय होता है कि किराएदार ज़्यादा समय रहे तो उनका मकान कब्जे में ले लेंगे, वैसे ही उनके विदेश में रहने वाले बेटे बहू को भय था कि कोई उनके माता पिता को इमोशनल फूल बनाकर संपत्ति आदि अपने नाम ना करा ले। विदेश में उन दंपत्ति का मन नहीं लगता था, भाग भाग कर अपने देश आ जाते थे। बेटा बहू को भय था कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा समय कहीं किराएदार रहे तो अपने सद्व्यवहार से अवश्य ही उनसे रिश्ता जोड़ लेंगे और फिर कभी भी भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ उन परायों के नाम कर देंगे। बच्चों की तसल्ली के लिए वे हर 2-3 साल में मकान बदल लेते थे और अनोखी बात यह कि मकान बदलने से कुछ समय पहले वे मकान मालिक के साथ संबंध बिगाड़ना शुरू कर देते थे। अब तक गौर से कहानी सुन रहे नमन और विभा बुरी तरह चौंक उठे थे। पर ऐसा क्यों? नमन ने पूछा। ताकि दोनों को ही एक दूसरे से अलग होने का गम ना हो। विभा से अब नहीं रहा गया। वह दौड़कर अपना मोबाइल ले आई। ये जो विशु को गोद में लिए हैं यही तो नहीं थी वो? अरे हाँ यही तो थी, पर ओह नो, नमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यायावर बने रहना उनका शौक नहीं, मजबूरी थी, या शायद मजबूरी ही शौक बन गई थी।